दोस्तों, घूमता आईना में आपका स्वागत है। और हम लोग का साप्ताहिक विमर्श भाव के साथ आंखों देखी। भाव एक बात अक्सर कहते हैं कि राजनीति एक मैराथन का गेम है। 100 मीटर्स दौड़ नहीं है कि झट से दौड़े और पहुंच गए। और अक्सर एक किस्से का भी जिक्र करते हैं। वो किस्सा है कि जिस तरह अपने उतावलेपन में चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई के मना करने के बावजूद इंदिरा गांधी को हथकड़ी लगा दी। वो एक हरकत इतनी भारी पड़ी कि इमरजेंसी जैसे हालात से बाहर गई इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत से लौटकर आ गई। सिर्फ एक हरकत इतनी भारी पड़ गई। तो भाऊ, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि खास तौर से जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, जो किसी समय में नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक माने जाते थे, वो तकरीबन हर मुद्दे पे मोदी से नाराज होते चले जा रहे हैं। चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे UGC हो, चाहे बंगाल में राष्ट्रपति शासन ना लगाना हो, चाहे अपने आलोचकों को ठीक से जवाब ना देना हो। तो ऐसा लगता है कि जैसे मोदी के समर्थक वो मोदी की स्पीड से संतुष्ट नहीं है। भाव, देखो, एक बात होती है कि हर एक को संतुष्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। ये भी बात जो जिसके बारे में अभी मैंने एक मराठी में आर्टिकल लिखा था, जब कुछ लोग बार बार आके कमेंट कर रहे थे कि आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने गुस्से में बोल दिया, आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो भाई? मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मेरी भी कोई एक्सपेक्टेशन होती है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप सब लोगों को एक साथ संतुष्ट नहीं कर सकते। हाँ, सब लोगों को उल्लू बना सकते, वो तो खुश होते, लोग बढ़िया खुश हो जाते, अरे आओ 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 हमको उल्लू बनाओ। अब मुझे एक बात बताइए कि कहीं गाढ़ी कमाई 40 साल के बाद कोई रिटायर होता है, उसको ग्रेचुइटी या कुछ पैसे मिलते हैं, 10 लाख 15 लाख, वो किसी बैंक में डाल देता है कि भाई 3 साल में दुगुना तो हो जाएगा, और 1.5 साल बाद पता चलता है जो था वो डिपॉजिट ही चला गया। खुश होते लोग, और ये पढ़े लिखे लोग होते। अब ये पहली बात समझ लो, ये कोई गांव के अनाड़ी लोग नहीं है, देहाती, जो अच्छी खासी व्हाइट कॉलर नौकरी करके रिटायर होने के बाद 30-40 लाख रुपए उनकी जो बची हुई कमाई होती है वो वहां लगा देते, दुगुनी 3 गुनी करने के लिए, और पूरा का पूरा मुद्दल ही गायब हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जल्दबाजी में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। मुझे याद नहीं, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ हुआ था, तो वहां के एक ज्वाइंट कमिश्नर थे, उनको NDTV पर मैंने देखा था। मैंने बोला ये तो जुआ खेल रहे थे, ये इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। अगर समझो 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में रकम दुगनी हो रही है, तो साला अदानी हो या अंबानी हो या टाटा हो या बिरला हो, ये कंपनियां बनाने की झंझट क्यों करते हैं? बैंकों से कर्जा उठाते हैं, कितना प्रॉफिट करते हैं? 10-12%, 15%। अरे उससे तो 4 गुना अगर 2 साल में हो रहा है, तो टाटा, बिरला, मुकेश अंबानी ऐसे स्कीम में पैसा क्यों नहीं लगाते? लेकिन लगाने वाले उल्लू भी बन जाते हैं, और हर जनरेशन में होते आए हैं, क्योंकि उसको मैं उतावलेपन बोलता हूं। सोचोगे नहीं, बाजार में जाएंगे तो गोभी हो या आलू हो, उसके दाम पर चर्चा करेंगे, मोल भाव करेंगे, और यहां दुगुना 2 साल में हो रहा है, फटाफट पूरी 40 लाख रुपए लगा देंगे। तो उसको मैं उतावलेपन बोलता हूं। अब ये बात है कि एक बात होती है जो आपने पहले रेफरेंस दिया चरण सिंह का, तो उस वक्त मुझे याद है, मैं उस वक्त भी पत्रकार था, तो मोरारजी देसाई ने कहा था, अकेले चरण सिंह में नहीं थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी बोल रहे थे, इस महिला को उठा के अंदर डाल दो। अरे हम 19 महीने 20,000 लोगों को अंदर रखा है, बिना कानून के, बिना केस के सुनवाई के, इसको डाल दो अंदर। लेकिन मोरारजी देसाई ठंडे दिमाग के थे, उन्होंने बताया
कि भाई आम जनता ने उसको जो सजा देनी है दे दी है। वो खुद के चुनाव क्षेत्र में हारी है, बेटे के साथ हारी है, तो सजा हो गई है, उसके पीछे मत पड़ो। लेकिन चरण सिंह ने इतनी चालाकी की, किसी फालतू केस में उसको लटका दिया। और इंदिरा गांधी तो आपको मालूम है ड्रामेटिस्ट थी। जब उनके पास पुलिस पहुंच गई, वो बोली मैं घर से नहीं निकलूंगी, हथकड़ी लगाए बिना नहीं निकलूंगी, और रास्ते पर आकर बैठ गई। 10 लोगों को फोन किया, 200-400 लोग वहां कांग्रेस के इकट्ठा हो गए। और आपको इंडिया टुडे के पुराने जमाने की जो इश्यूज है उसमें फोटो मिलेगी उसकी। और रास्ते मीडिया आ पर गया, बैठी, मीडिया को फोन करके बुलाया गया। मीडिया को बुलाया, लेकिन उस समय का मीडिया तो छोटा, अखबार वाले होते थे। लेकिन उसमें वो फोटो इंदिरा गांधी की मिलेगी, हाथ में बोली, पुलिस को बोले नहीं, थाने ने हाथ कड़ी लगा के लेके जाओ। तो ये ड्रामा उनको करना था। अब ये बात थी कि मोरारजी ने साफ साफ कहा था होम मिनिस्टर चरण सिंह को कि इसके पीछे मत पड़ो, वो अपनी अपनी औकात में आ गई है। और उस वक्त ये भी खबरें थी कि इंदिरा जी ने तय किया कि राजनीति से संन्यास ले ली। लेकिन ये मामला हो गया और पुलिस थाने पर ही ये भीड़ चढ़ गई, और 12 घंटे में या 16 घंटे में उसको जमानत तक मिल गई। तो हुआ क्या, दूसरे दिन उठकर इंदिरा गांधी बेलछी बिहार चली गई, और वहां से जो बाउंस बैक हो गई, वो 3 साल में इनकी सरकार गिरा के, बहुमत वाली जनता पार्टी की सरकार गिरा के 2/3 मेजोरिटी लेकर आ गई। और उसके पहले कांग्रेस पार्टी भी उन्होंने तोड़ी थी। तो ये काम किसने किया था? इंदिरा जी ने किया था? बिल्कुल नहीं, जनता पार्टी के दुश्मनों ने नहीं किया था। जनता पार्टी में जो उतावले समर्थक है, उनको खुश करने के लिए जो गलती चरण सिंह ने की, उसकी ये कीमत थी। तो 80 से लेकर कहां तक, 2014 तक हम अपोजिशन की सरकार की राह ताकते रहे। तो जो आप बोल रहे हो ना, ये जो नाराज है, वो नाराज हो गए क्योंकि उनको नाराज ही रहना पसंद है। 40 साल तो इंदिरा के कारण नाराज रहे, फिर राजीव के कारण, फिर सोनिया के कारण। ऐसी कौन सी गलती की थी अटल बिहारी ने कि उनकी सरकार चली गई? क्योंकि अटल बिहारी पर उनके ही समर्थक नाराज थे। तो उनको नाराज रहने दो। मोदी जी ने तय किया है, जिनको नाराज रहना उनको नाराज रहने दो, वो नाराजी में ही खुश होते। तो वो खुश रहते ना, नाराजी में खुश रहना। अगर आदत है तो खुश रहो, कोई बात नहीं। मुझे अगर कोई मिलता है, बोलता है ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, और मैं तो अगले बार नोटा को दूंगा, मैं बोला यार गलती मत कर, राहुल को दे दे। नोटा से क्या होगा? मोदी का बाल भी बाका नोटा से नहीं होता। अगर मोदी को सबक सिखाना है तो राहुल को वोट दे दे, फिर पता चलेगा कि मोदी क्या था। तो ये बात हो ना कि हमको है तो 100% चाहिए, नहीं तो 0 भी मिलेगा तो चलेगा। तो ऐसे लोग होते हैं, उनको मैं समर्थक नहीं मानता, सबसे नजदीकी दुश्मन मानता हूं। भाऊ, जैसे आपने कहा कि इंदिरा गांधी को हथकड़ी लगाकर गेम पलट गया, तो क्या यही कारण है कि बार बार तमाम मौके मिलने पर, अब जैसे नेशनल हेराल्ड वाला मुकदमा देख लें आप, नेशनल हेराल्ड वाला मामला कहाँ 2014-15 से या 13 से, शायद मोदी के आने के पहले से चल रहा है। आज 12-13 साल हो गया और बड़ा ओपन एंड शट केस है, लेकिन माना जाता है कि कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव स्टैंड नहीं ले रही है। दूसरा मामला देख लें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के इशू पर केंद्र सरकार जवाब नहीं दे रही है। बार बार पूछा जा रहा, पर केंद्र सरकार ना हाँ बोल रही ना बोल रही है, रिकॉर्ड ही देखती रह जा रही है। तो आम लोगों के मन में धारणा आ रही है कि मोदी जी कहीं ना कहीं राहुल गांधी से संतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी को एक्टिव बने रहने देना चाहिए, इससे उनको फायदा मिलता है। ऐसे जैसे अभी आपने कहा कि राहुल को जाके वोट दे दे, हो क्या रहा है कि लोग मोदी से नाराज होते हैं, जब राहुल को देखते हैं तो कहते हैं अपन को मोदी ही चलेगा, दैट वे। तो इसके चलते
क्या इंदिरा गांधी वाले मामले से सबक लेकर ही नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को इतनी लंबी ढील दे रहे हैं? नहीं, एक बात होती है, देखो, हमने देश का प्रधानमंत्री करके उनको चुना है, ना कि कोई उनके समर्थकों के दिमाग में जो बदले की भावना है उसके लिए वो प्रधानमंत्री नहीं बने। ये देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री बने। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, उनको तो राहुल गांधी का सत्यानाश करना है, और वो राहुल गांधी का सत्यानाश होते होते बीजेपी का सत्यानाश हो जाए, फिर और कुछ हो जाए, पाकिस्तान का राज आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन राहुल गांधी को खत्म करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है, मुझे याद आता है, आपको आपने पढ़ा भी होगा उनको, शरद जोशी करके जो प्रतिदिन लिखते थे, उन्होंने एक बार बढ़िया बात लिखी थी कि छोटा लिखते थे कॉलम, तो बोले कुछ लोग मोर्चा लेकर आ गए सरकार के सामने, हमें समाजवाद चाहिए। तो सरकार ने तय किया कि भाई ये लोग अपने हैं, अपने वोटर है, इन्होंने भी वोट दिया है, तो इनके लिए समाजवाद की नीति आनी चाहिए। सरकार ने समाजवाद की नीति तय कर दी। दूसरे हफ्ते में दूसरा एक जमावड़ा मोर्चा लेकर आ गया कि हमें समाजवाद की नीति बिल्कुल नहीं चाहिए। सरकार बोली ये भी लोग अपने हैं, भाई करे तो क्या करे। बोले ठीक है, उनके लिए समाजवाद की नीति बनाई, आपके लिए उस पर अमल नहीं करेंगे, काम खत्म। माने हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन दोनों तरफ से कुछ, इनके लिए नीति आ गई, उनके लिए इंप्लीमेंटेशन नहीं है। सरकार ऐसी चलानी पड़ती है, सरकार कोई घर का मामला नहीं है। और एक बात और है कि राहुल गांधी इस देश के, ये है नेशनल हेराल्ड केस है, इसके बारे में जो लोगों के आग्रह है कि इसको ढील क्यों दी जा रही है, बिल्कुल ढील दी जा रही है, मैं मानता हूं। लेकिन एक बात यह भी समझना चाहिए कि अगर मोदी की सरकार नहीं होती तो इस पर एक्शन लेने वाला और कोई गवर्नमेंट आपके पास है तो लाओ उसको, हटाओ मोदी को, काम खत्म। राहुल गांधी को हटाने के लिए राहुल की ही सरकार लाओ तो कितना बढ़िया होगा कि भाई आ जाओ, तुम अपने नेशनल हेराल्ड की केस चलाओ और अपने आप खुद अपने पैरों से जेल में चले जाओ। ये मोदी तो भूतपूर्व नालायक है। तो राहुल गांधी आएगा, मोदी जाएगा, लेकिन आपके घर से भी आपको उठाया जाएगा तो आप बहुत खुश होंगे। अब हम नाराज नहीं है, चलो हमारे बेटी का अपहरण हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या होता है, देखो, जब हम किसी काम को निकलते हैं ना, मैं यहां से दिल्ली के लिए निकलूंगा तो शायद दिल्ली नहीं पहुंचूंगा, लेकिन बड़ौदा तो पहुंचूंगा, रतलाम तक तो पहुंचूंगा, मथुरा तक तो पहुंचूंगा। नहीं 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 यार, जाना है तो दिल्ली, ये रतलाम क्यों आ रहा है बीच में? तो ये तय करना जरूरी है, हमको अचीव क्या करना है। बहुत थोड़ा सा लोगों को एक लोगों को ये एक फ्रस्ट्रेशन होता है, जो बात आप कह रहे हैं कि हम दो पक्षों के बीच में फंस के रह गए, या राहुल या मोदी। और जब राहुल के बारे में जैसा आप बता रहे हैं, सबको मालूम है राहुल गांधी को कोई देखना नहीं चाहता, फिर भी मोदी के तमाम फैसलों से लोग सहमत नहीं हैं। तो ऐसे में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार उनको बंधक बना चुकी है कि बेटा तुम तो कहीं जा ही नहीं सकते। क्यों आपको अधिकार है, गिरा दो वो सरकार। जनता पार्टी की सरकार गिराई ना लोगों ने, थंपिंग मेजॉरिटी इंदिरा गांधी को दी थी। कहां बंधक थे? जनता पार्टी के बंधक नहीं थे। जो नाराज थे उन्होंने फिर से इंदिरा गांधी को लाया, उसके बाद राजीव गांधी को लाया, उसके बाद वीपी सिंह को लाया, बहुत सारे लोग लाए ना। कहां जनता पार्टी पर जनता अड़ी बैठी थी? आपको सहूलियत है, आपका अधिकार है, आप सरकार बदल सकते हैं, बदल लो। ये कहा कि ये खुद को कांग्रेस ही समझते हैं क्या कि भाई गांधी खानदान में पैदा हुआ तो ही अध्यक्ष होगा, वरना तो बिना अध्यक्ष भी पार्टी चलेगी? इतने लाचार हो गए मोदी समर्थक। मैं मोदी समर्थक हूं, मैं खुद को इतना लाचार नहीं मानता। जिस दिन मुझे मोदी से भी अच्छा कोई लीडर मिलेगा, मोदी को हटा के दूसरे को बिठाने की कोशिश में लग जाऊंगा। इतने तो हम बंधक नहीं है। ये बंधक मानने का मतलब क्या है मालूम है? बात यह है कि मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई है, अरे यार उसको पटा दे अनुपम, तू मेरे लिए तू पटा दे, ये कौन सी बात होती?
हाँ, या ये कोई नारियल के पेड़ पर एक नारियल लगा है, वो मुझे खाना है, अनुपम तू ऊपर चढ़ जाए, ये कहां की बात आ गई? नारियल तुम्हें खाना है ना, जाओ गिराओ, निकालो। आप बंधक इसलिए हो क्योंकि आप खुद को लाचार मानते हो, आप खुद को समर्थक नहीं मानते, ना कि सामर्थ्यशाली मानते। आपका डर मोदी को होना चाहिए, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपना काम भी नहीं उठा सकते। मैं अपना पैर उठाकर हिला नहीं सकता, तो जो मुझे व्हीलचेयर पर लेके जा रहा है उस पर मैं बहुत नाराज हूं। ये कहां की नाराजगी है? ये मुझे आप समझाओ कि अगर मैं चल नहीं पा रहा हूं, मुझे कोई व्हील चेयर पर लेके जाने वाला है, मैं उससे बहुत नाराज हूं, बहुत नाराज हूं। अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। अब क्या करोगे? अगर तुम नाराज हो, व्हील चेयर पर बैठाकर खींचने वाला जो है उससे भी हम नाराज है, तो अपने पैरों से चलो भाई, किसने रोका है आपको? नहीं तो आप उस पर डिपेंडेंट हो, तो डिपेंडेंट जैसे रहो। मैं मोदी पर डिपेंडेंट नहीं हूं, मुझे मोदी से अच्छा लीडर मिलेगा, मैं मोदी को हटाने की कोशिश में लग जाऊंगा। स्कूली जमाने से मैं एंटी कांग्रेसिज्म में लगा हूं। 65 में मैंने बोर्ड की परीक्षा पास की, 65 से लेकर 2014 यानी 50 साल लगे कांग्रेस जाने के लिए फाइनली। तो मैं तो एंटी कांग्रेस हूं। मैं इसलिए मेरे हाथ में मोदी जैसा लीडर आने में 50 साल लग गए, मैं थक गया नहीं, ना मैं कांग्रेस को सरेंडर हो गया। हमारे महाराष्ट्र का जो आंदोलन संयुक्त महाराष्ट्र का हुआ था, तब से मैं एंटी नेहरू हूं, स्कूली बच्चा था तब से आज तक हूं, आज तक हूं। मैं कांग्रेस को सरेंडर नहीं हुआ, वोटर भी नहीं था, तब से एंटी कांग्रेस हूं। तो मुझे कितना नाराज होना चाहिए? यानी मेरे थाली में कम से कम रोटी, नमक और थोड़ी सब्जी तो आ रही है। नहीं नहीं, अरे इसने तो 56 भोग है नहीं, क्या करे? नहीं नहीं, ये थाली नहीं चाहिए, तो भूखे मरो। भाऊ, लोग कहते हैं कि आपने पश्चिम बंगाल, देखिए मैं आज वो डाउट्स आपके सामने, वो संदेह, वो बातें रख रहा हूं जो आज की तारीख में मोदी समर्थक जो मोदी से नाराज होते हैं या नाराज हैं, उनके डाउट्स आपके सामने रख रहा हूं, और मुझे उम्मीद है आप सारे डाउट्स का निराकरण करेंगे। तो जैसे लोग कहते हैं कि भाई समझ में आया कि आपने पश्चिम बंगाल में आपने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया क्योंकि आप ममता को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, आप उसे किसी प्रकार की सिंपैथी नहीं देना चाहते, आप लोकतांत्रिक तरीके से हटाना चाहते हैं, हटा दीजिए। लेकिन 2021 के चुनाव के बाद वहां पे ममता की सरकार ने जो वहां के हिंदुओं और भारतीय जनता पार्टी के वोटरों के साथ जो किया, आप उनको सुरक्षा नहीं दे पाए, इस बात पे लोगों को बड़ी नाराजगी होती है। बिल्कुल, बांग्लादेश के लोगों को भी सुरक्षा कहाँ दी है? जिनको ये सुरक्षा चाहिए उनको बांग्लादेश का नागरिकत्व लेना चाहिए, तब पता चलेगा कि बंगाल में बड़ी सुरक्षा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने कहीं पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं है, फुलपुर से पंडित नेहरू चुनकर आते थे। तो एक उड़ीसा के कोई एमपी थे, उन्होंने बोला कि अरे उड़ीसा में क्या हो रहा है, हमारे उड़ीसा में तो कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो नेहरू मैं ने वहीं एक बैठा दिन हूं, फुलपुर के मैं उसी सीट पर बैठा हूं, मैं जहां से बोल रहा हूं, ये पंडित नेहरू की सीट है, फुलपुर। हाँ, वही थे। तो उनको बोला कि आ जाओ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखो। तो वो बोला हाँ, इससे तो मेरे जहाँ अच्छा चल रहा है। तो एक बात आपको कहानी, ये जो हमारे सोलापुर के नेता थे कांग्रेस के, शंकरराव मोहिते पाटिल, देहाती नेता था, तो उन्होंने एक बढ़िया बात कही थी मुझे कि एक गांव का मुखिया था, वो उतना दादा था, बाहुबली जिसको बोलते, उसकी दादागिरी चलती थी, उसकी दादागिरी चलती थी। तो एक दिन उसके दिमाग में अगर दबदबा धरा रहा, उसका फायदा क्या है? उसने एक फतवा निकाल दिया कि भाई जिसके भी घर में कोई मरे तो मुझे 100 रुपए दिए बगैर उसको दफनाना या उसका अग्नि देना नहीं है। अब लोग इतने डरते थे, बोलते थे चुपचाप देते थे, पीछे से गाली देते थे।
वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हो गया, तो उसको मालूम था लोग गाली देते, उसके दिमाग में आया कि साला मर जाऊंगा तो बोलेगा अच्छा हुआ साला मर गया। वो अपने बेटे को बुलाता है, बोलता है देखो ये तो अब मैं बदल नहीं सकता, तू कुछ तो अच्छा कर ले। वो बोलते चिंता नहीं, आपकी जितनी जिंदगी है जो आपके बारे में लोग अच्छा ही बोलेंगे। फिर एक बात होती है कि जब वो मर जाता है, उसके बाद उसकी तेरहवीं वगैरह होती है, वो गांव की मीटिंग बुलाता है, बेटा उसका बोलता है आपके बाद मैं मुखिया हूं, और बाप का जो ऑर्डर है वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन डरो मत, मैं और बर्डन नहीं करना चाहता, लेकिन एक है, मेरा भी दबदबा दिखना चाहिए, इसलिए लाश की नाक काट कर ही उसको अग्नि देना या दफनाना। तो लोग बोलने लगे अरे वो तो अच्छा था, समझे। तो लोगों को राहुल गांधी से मोदी अच्छा कैसा है ये दिखाने के लिए कम से कम 5 साल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नोटा बिड्डा मत दबाओ, दबाना है तो राहुल गांधी को लाओ, और रास्ते पर भीख मांगने की स्टाइल आ जाएगी तो बोलेगी अरे यार मोदी तो फ्री में राशन देता था, मोदी अच्छा था। बात ये होती है ना, आपके पास जो मिल जाता है ना उसकी कीमत नहीं रहती। आपको जो सुविधा मिलती है ना, वो सुविधा जब अधिकार बन जाता है तब उसकी कोई अहमियत नहीं रहती, अहमियत नहीं रहती। क्यों मोदी ने 370 हटाया यार, क्यों इतने जल्दी मंदिर बनाया यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये आसान हो गया। हमारे उद्धव ठाकरे बोलते थे ना, पहले मंदिर फिर चुनाव, और मंदिर से पहले चुनाव टांग मारकर उधर जाकर मुख्यमंत्री भी बन गए, तब उनको मंदिर याद नहीं आ रहा था। तो ये अपने अपने फायदे की सोचने वाले लोग जो होते हैं, वो तुम्हारे एजेंडे में अपना एजेंडा घुसाकर बताते कि ये मेरा मेन एजेंडा है। सुब्रमण्यम स्वामी तो सबसे पहले गाली देने वाला है ना। तो मोदी ने चुनकर लाना है लोगों को, और एजेंडा सुब्रमण्यम स्वामी का होना चाहिए। तो ये चलता रहता है, लोग रहते हैं ना। देखो एक बात और आपको सच्ची कहानी बताता हूं, जो मोहम्मद कैफ था, याद होगा आपको, क्रिकेट तो आपको भी मालूम है। एक लॉर्ड्स पर मैच चल रही थी और मैच हाथ से निकल गई थी, लेकिन मोहम्मद कैफ नया था और उसने कुछ 7वें 6ठे नंबर पर जाकर सेंचुरी लगाई, वो मैच बचाई। जर्सी निकालकर, ये कौन अपना गांगुली ने जर्सी घुमाई थी, वो कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो उस दिन वो शायद कानपुर का था मोहम्मद कैफ, तो उसके घर में मोहम्मद क्या भाऊ हमारे प्रयागराज का है, और जहां और यहीं से जहां पड़ोस में उसका घर भी है। हाँ, तो उसके घर में रात को लोग पहुंचे, फूल डाले थे, आपको पुष्पवृष्टि की थी मोहम्मद कैफ के घर पे, याद होगा आपको उस रात को। और कुछ 1-1.5 साल बाद वो कहीं ऐसी सीरियस मैच थी जिसमें 0 पर आउट हो गया, तो उसको उसके घर पर पत्थर मारने में लोग पहुंचे थे। तो वो समर्थक होते हैं जो फूल भी बरसाते हैं और पत्थर भी मारते हैं, मैं उनको समर्थक नहीं मानता। वो मैच देखने वाली भीड़ होती है जिनको बस 6 और 4 देखना है, और हारा तो जूते भी मारने हैं। तो क्या समर्थकों को प्रश्न करने का अधिकार नहीं है? समर्थक क्या एकदम अंध समर्थक होना चाहिए, ब्लाइंड सपोर्टर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, किसने कहा है, किसने कहा। लेकिन खेल में सेंचुरी भी होती है, 0 भी निकलता है, ये भी समझने की अकल भी होनी चाहिए। हमको अकल का अधिकार नहीं है, ये किसका दावा है जरा मुझे बताइए। अगर बैट्समैन बैटिंग के लिए जाता है तो हर बार उसको सेंचुरी मारनी चाहिए। ये कहां का क्रिकेट है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखो पॉलिटिक्स में हो या व्यवहार हो या दुकान हो या कहीं भी पैकेज डील होता है। हमको हमको तेल तो खरीदना है, लेकिन बोतल नहीं चाहिए, बोतल का दाम हम नहीं देंगे, और बोतल में चाहिए ही नहीं। हमको 1 किलो तेल हाथ में दे दो, कैसे लोगे भैया। बोतल के साथ, बर्तन के साथ ही तेल लेना पड़ता है, उसको पैकेज डील बोलते हैं। तो कुछ आपको पसंद नहीं होगा, कुछ आपको पसंद होगा, इसको ही पैकेज डील बोलते हैं। पूरी जिंदगी ऐसी है।
आपको बहुत सारे, मुझे रास्ते बिल्कुल पसंद नहीं है, गड्ढे पर एक भी रास्ते में एक भी गड्ढा होना नहीं चाहिए, तो मत जाओ भाई रास्ते से। जब रास्ता पूरा चकचकित हो जाएगा तो निकलो, तब तक घर में बैठे रहो ना। आपको जो रास्ता चाहिए वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने न्यूयॉर्क गया था तो न्यूयॉर्क के फोटो निकाल के रखे हैं, मुंबई जैसे गड्ढे न्यूयॉर्क के रास्ते में भी है। तो जिनको पक्का रास्ता चाहिए उनके लिए रास्ता है ही नहीं। घर में बैठे रहो, घर में बैठे रहो। तो ये बात नहीं होती। देखो, आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए कोई भगवान का जन्म नहीं हुआ है, और भगवान होगा, राम होगा, कृष्ण होगा, और जो भी कोई है अवतार है, वो भी आधे अधूरे ही थे, आधे अधूरे थे। राम को वनवास जाना पड़ा, कृष्ण को लड़ना पड़ा, और हम तो भगवान के बाप है, हमारे लिए तो सारी सेवाएं लगी हुई है कि हमने यूं बोला राहुल गांधी अंदर गया, हमने यूं बोला 370 हट गया। ऐसे नहीं चलता, उसको जिंदगी नहीं बोलते। ये सब नाराज है ना, उनके पेट भरे हैं। मैं मानता हूं कि इनको 6 महीने खाली पेट रहने की परिस्थिति आनी चाहिए, तब बोलेंगे क्या बढ़िया काम चल रहा है यार। ये बात है, क्योंकि ये एक बात होती है, कंपैरिजन करना जरूरत है। मैं ऊंचा हूं उसका मतलब क्या है? मैं अनुपम से ऊंचा हूं या संजय दीक्षित से ऊंचा हूं? ऊंचाई का मतलब क्या होता है? वो वेस्ट इंडीज का कोई जोएल गार्नर करके था, बिग बर्ड बोलते थे उसको, 6 फीट से ऊंचा कद था उसका, तो उसके सामने गावस्कर गिद्धा दिखता था। इसका मतलब गावस्कर गिद्धा नहीं था, लेकिन उसकी ऊंचाई की तुलना में देखो तो गावस्कर गिद्धा होता है। तो हमको एक बात समझ नहीं, अमिताभ बच्चन की कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, जब वो फिल्मों में काम करना चाहता था, ये बड़े बड़े लोग, अरे इतना ऊंचा हीरो कैसे चलेगा यार, नहीं चलेगा। तो जो कोई मेहरा नाम का, मुझे नाम या प्रकाश मेहरा, जिसने वो फिल्म बनाई थी जंजीर, वो चल गई। उसके बाद अमिताभ को लेने लगे, नहीं तो अमिताभ को पिक्चर में लेने, अमिताभ की पहली फिल्म की हीरोइन मालूम है? अरुणा ईरानी थी, बॉम्बे टू गोवा। बॉम्बे टू गोवा, क्योंकि उसके साथ हीरोइनें काम नहीं करना चाहती थी। आज तो वो सुपरस्टार है, लेकिन उस समय का नालायक था। बड़े बड़े ज्ञानी फिल्मकार थे, उनके लिए अमिताभ बच्चन बिल्कुल नालायक हीरो था। उसके भी पहले भाऊ पद्मा खन्ना थी सौदागर में। हाँ बिल्कुल मालूम है, जो एक कैबरे आर्टिस्ट थी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप नाराज हो तो आप नाराज रहो। मैं तो इसलिए खुश हूं कि ये लोग नाराज है, क्योंकि इनको नाराज रहना ही पसंद है। अमिताभ मोदी ने अगर थोड़ा खुश किया है तो हमको थोड़ी खुशी नहीं चाहिए, तो पूरी चाहिए, तो हम पूरे नाराज रहे। मराठी में कहावत है, खाल्लं तो तुपाशी नहीं तो उपाशी, यानी खाएंगे तो घी के साथ खाएंगे, नहीं तो पूरा खाली पेट रहेंगे। ये मेंटालिटी ही मुझे पसंद नहीं, मेंटालिटी पसंद नहीं। एक्सीडेंट हो गया, अच्छा डॉक्टर एक्सपर्ट है तो, वरना मेरे हाथ को, मेरे बदन को हाथ मत लगाना, मैं मर जाऊंगा रास्ते पर, लेकिन एक्सपर्ट डॉक्टर को ही मुझे चेक करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। भाव, आपने कहा था कि आपको आधे घंटे पे टोक दिया जाए, आपको बोलने में दिक्कत है, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लूं। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये सरकार आप ही ने बनवाई है, और अगर इस सरकार से आपको कुछ नाइत्तेफाकी, अगर इस सरकार से आपको कुछ शिकायत है तो खुलकर अपनी शिकायत कहें, हल्ला मचाएं, प्रदर्शन करें, सब कुछ कहें, जैसे आप अपने घर में करते हैं। आप बात भी करिए, सब करिए, और सरकार सुनेगी आपकी बात। कई बार सरकार ने अपने नियम कानून वापस लिए हैं। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का उन्होंने, पहली बार मैंने देखा कि एक मेडिकल कॉलेज का पूरा एक्रेडिशन ही कैंसिल हो गया, और भी जगह सरकार ने अपने पैर वापस घसीटे। तो लेकिन लोगों को कहना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि एक पॉलिटिशियन जो इतनी लंबी पारी खेल रही, 24-25 साल से मोदी सत्ता के शिखर पे बने हुए हैं, तो मेरा यह भी मानना है कि आदमी को, मतलब इतने एक शीर्ष स्तर पे बैठे हुए नेता को समय समय पे अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए, एक बार रीसेट करना चाहिए, एक बार एक नए सिरे से। जैसे नहीं, सुनील गावस्कर कहता था, आपको क्रिकेट की एनालॉजी पसंद है,
तो सुनील गावस्कर कहता था कि जब मैं सेंचुरी बनाता था तो दोबारा स्टैंस लेता था। वो स्टैंस जो शुरुआत में लेता था वो सेंचुरी के बाद दोबारा स्टैंस लेता था, नए सिरे से बल्लेबाजी करना शुरू करता था। आपको नहीं लगता है कि मोदी को भी अपने आप कुछ एक रीसेट, री इन्वेंट, एक दूसरी बार एक दोबारा स्टैंस लेकर अपने आप को थोड़ा सा, अपने गेम को थोड़ा ऊपर उठाना होगा? बिल्कुल, आपकी एनालॉजी में कंटिन्यू कर रहा हूं। गावस्कर लगातार 5 साल टेस्ट मैच नहीं खेलता था। 5 दिन की टेस्ट मैच हो, 1 दिन का वनडे हो, उसके बीच में 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते निकल जाते थे। ये आदमी 25 साल से लगा हुआ है, उसने 1 दिन भी छुट्टी नहीं ली। और हम छुट्टी में काजू या वेफर खाते हुए उसके गलतियां ढूंढते हैं। कितनी मेहनत हम करते हैं, वो साला आराम से बैठा है, ऐश कर रहा है। तो मुझे इसमें और एक बात आपको जोड़नी है। उस एक मराठी में उसका इंटरव्यू हुआ था, जिसमें 4 क्रिकेटर थे। गावस्कर था, विश्वनाथ था, सचिन तेंदुलकर था, और अमिताभ बच्चन था। तो अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा स्टेटमेंट वहां किया कि हम तो सारे के सारे क्रिकेटर हो या फिल्म स्टार हो, हम तो परफॉर्मर है। तो गावस्कर बड़ा चालाक है। गावस्कर उसमें बोला, लेकिन एक छोटा फर्क है। तो एकदम चकित हो गया अमिताभ, बोला क्या फर्क है? नहीं, बोला क्रिकेट की मैच में रिटेक नहीं होता। क्या बोला? क्रिकेट की मैच जब हम खेलते हैं उसमें रिटेक नहीं होता, आउट का मतलब आउट होता है। आपके फिल्मिंग में अगर गलती हो गई तो वो शॉट रिपीट लिया जा सकता है, हमारे में नहीं, क्रिकेट में नहीं। तो बिल्कुल यही बात है। एक आदमी लगा हुआ है, 25 साल हो गए, उसमें पर्सनली कुछ किया है, नहीं किया है। उसने अपने लिए कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। लेकिन वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, इस पर तकरार कर रहे हैं हम। वो जो कुछ कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है। तो री इन्वेंट करने के लिए भी, आपने जो बोला कि सेंचुरी के बाद वो फिर स्टार्ट लेता था, तो उसी ढंग से उसको भी कोई, कभी एक चुनाव खत्म हो गया, किसी गुफा में जाकर 12 घंटे के लिए बैठ गया, बस उतना ही रिलीफ है, उतना ही रिलीफ है। तो वो भी सोचना चाहिए कि ये मशीन नहीं है, एक इंसान है, उसकी भी कोई भावनाएं हैं, उसकी भी कोई भावनाएं है ना, वो भी इंसान है। हमको वो देखना पड़ता है। हमारे घर में अगर कोई उम्र से ज्यादा है तो हम उसको संभालने की कोशिश करते। तो बस मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं हुई, मैं आया, मुंह भूखा था, माँ चलो भूख लगी है, खाना नहीं परोसा तो माँ को गाली देना शुरू करोगे? वो भी घर की काम, बहुत सारे काम करती है ना। नहीं, मैं भूखा था, मैं कमाता हूं, तो मैं आके पत्नी को या, देखो एक बात होती है, जो ये जो मेंटेलिटी है ना, वो समझना है ना। तो हम प्यार में होते हैं ना, फिल्में देखते हैं हम लोग, एक लड़का एक लड़की बड़े प्यारे होते हैं, आखिर में सब झंझट खत्म करके शादी होती है। शादी के बाद क्या होता है साला कोई नहीं बताता। प्यार सफल हो गया, शादी हो गई, उसके बाद क्या होता है? जो एक दूसरे के प्यार में डूबे होते हैं वो विद इन नो टाइम एक दूसरे को गाली देना शुरू करते हैं। बस यही है, यही है। मराठी में हमारे कहावत है, दुरून डोंगर साजरे, यानी दूर से देखो तो पहाड़ बड़ा बड़ा मनोरम दिखाई देता है, जब पहाड़ चढ़ना शुरू करते हो ना तब पता चलता है पहाड़ क्या है। तो ये जो बात होती है, ये कहानियां वैसी होती है कि भाई हम अपने कल्पना में रहते, और ये होगा तो वो होगा, वो होता वो होगा। अभी कल मैं एक प्रोग्राम में था, वहां आरएसएस पर परिसंवाद चल रहा था, तो 2-4 सेक्युलर पत्रकार थे, उनके बारे में मैंने बोला, यार एक बात बताओ कि आरएसएस तो पूरी नालायक है, तुमने 100 साल में क्या किया है जो वाम पंथ चला रहे हो? नहीं, आरएसएस में महिलाओं को ज्यादा स्थान नहीं। मैंने बोला सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो में वृंदा करात से पहली कौन सी महिला थी, उसका नाम बताओ मुझे। फिर चुपचाप हो गए। तो एक बात होती है ना, दूसरी तरफ उंगली दिखाना बिल्कुल आसान होता है, दूसरा का काम बिल्कुल आसान होता है। हमें अगर सर्दी हो गई ना
तो हम बोलते हैं साला बुखार अच्छा है, सर्दी डेंजरस है। जब सर्दी हो जाए, बुखार हो जाता है, तो बोले इससे तो सर्दी अच्छी है, एक रुमाल रखो, नाक पोंछते रहो, काम खत्म हो गया। साला बुखार तपता है, बैठ कर रहना पड़ता है। तो जो चीज नहीं है ना, वो सुख होती है, खुशी होती है। जो नहीं होती है उसी को तो खुशी बोलते हैं। और रहती हमारे साथ हमारी लाडली पत्नी होती है ना, उसका नाम नाखुशी होता है। खुशी हमारी पत्नी हो ही नहीं सकती। इसका ही नाम इंसान है, जो पति होता है। वो एक निदा फाजली का शेर है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। बिल्कुल। तो इसमें तो दो राय नहीं कि लोगों का अपना 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 एक एक्सपेक्टेशन होती है, बढ़ती रहती हैं, और ये ह्यूमन एक्सपेक्टेशन है जितना गया। अभी एक थोड़ा सा एक अजीब सा माहौल मैं सिर्फ ये जरूर देख रहा हूँ कि पहली बार नरेंद्र मोदी की हरकत में नहीं, नरेंद्र मोदी की नीयत पे शक किया जा रहा है। उनको तथाकथित सवर्ण समाज का विरोधी बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि जैसे उन्होंने इस देश में, इसमें दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जी का नाम बहुत ज्यादा लिया है, इस देश में उनको लगता है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको अंबेडकरवाद की भेंट चढ़ाया जा रहा है। भाव नहीं नहीं, ये ठीक है। देखो, मैं उस पर ज्यादा जाना नहीं चाहता कि वो ऐसे ही लोगों ने यूपीए डुबाई है। मोदी के लिए रास्ता ये जो आपके मोदी समर्थक उन्होंने नहीं खोला है। ऐसे ही इनके सौतेले भाई यूपीए के समर्थक थे, उन्होंने ही यूपीए के खिलाफ एक मोर्चा खोला था, जिसमें ना बीजेपी थी ना सीपीएम थी। अन्ना हजारे को लेकर गए, रामदेव बाबा को आगे किया, और उन्होंने जो उनकी ही लाडली सरकार थी उसकी नाराजगी निकालने के लिए जो किया, उन्होंने मोदी के लिए रास्ता खोल दिया। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों को समर्थक नहीं मानता, ऐसे लोगों को समर्थक नहीं मानता। तो नाराज हो जाओ, गिरा दो मोदी को, क्या फर्क पड़ता है। देखो, एक बात समझाने की कोशिश होती है, आप समझना नहीं चाहते तो गिरा दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। मेरी बांद्रा में जहां हमारा घर था, हाउसिंग बोर्ड का वगैरह, उसका रीडेवलपमेंट होना था, तो कोई रीडेवलपर करेगा, उससे वो अपना फायदा निकालेगा, तो वो पूरा फायदा निकाले और हमको मिलना चाहिए, उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो नहीं, ये 12 साल हो गए, आखिर में मैंने पहले 2 साल में बोल दिया कि ये बिल्डिंग गिरने दो, आपके साथ मलबे में गिर जाऊंगा, दब जाऊंगा, मीटिंग में नहीं आऊंगा, क्योंकि आपको समझना ही नहीं है। फिर ये बात हो गई कि एक दिन गवर्नमेंट बदली और गवर्नमेंट ने बोला नहीं, आप डेवलप नहीं कर सकते, हम सरकारी गवर्नमेंट से करेंगे और आपको 300 स्क्वायर फीट मिलेगा। तब सब दौड़े दौड़े आ गए, भाऊ यार कुछ करो, यार कुछ करो। मैंने बोला साले, 300 स्क्वायर फुट का घर है, इसके लिए तुम बादशाह बने थे और मेरा नहीं सुन रहे थे। अब महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर मेरा क्यों सुनेगा, वो तो पूरे महाराष्ट्र का बादशाह है। तुम 300 स्क्वायर फुट के बादशाह इतने बड़े थे कि मैं बार बार समझा रहा था, नहीं समझ रहे थे, तो अब वो समझाएगा आपको। तो ये तरीका होता है। एक बात होती है ना कि ये आपके हिंदी में ही है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ऐसे भूत होते उनको मैं समर्थक नहीं मानता। वो भला माने बुरा माने, क्योंकि वो जो दुखी रहना चाहता है उसको आप खुश नहीं कर सकते। आप दुखी रहो, उसमें ही आपकी खुशी है। और मोदी इनको और दुखी करे, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा। चले भाव, आपने कहा था कि 40 मिनट ज्यादा आपको नहीं बोलने दिया जाए, और फिर से मैं इसको, आज का जो विमर्श है उसको मैं एक नटशल में कह दूं। देखें, कांग्रेस सरकार बड़ी अच्छी चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी, और एक गठबंधन की सरकार चल रही थी। फिर 2011 से 2014 के बीच एक अरविंद केजरीवाल ने एक ख्वाब दिखाया, और उस ख्वाब में आप देखें कि आप मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जाने भी दें, शीला दीक्षित की सरकार देख लें, शीला दीक्षित को उसमें तमाम आरोप लगाए और शीला दीक्षित चली गई, और उसके अगले 15 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के साथ क्या किया,
ये इतिहास कभी लिखा जाएगा तब इसका सही आकलन होगा। अभी भी मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के मुंह ही बंद कर दिए थे, तमाम बातें तो सामने ही नहीं आई, क्या क्या उस आदमी ने किया दिल्ली में। तो कभी इतिहास मैंने कहा कि लिखा जाएगा तब समझ में आएगा अरविंद केजरीवाल ने क्या किया। तो हमारी अपेक्षाएं होती, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हम अपनी अपेक्षाओं के साथ अपनी प्राथमिकताएं भी देख लें। अभी मैं देख रहा था कि कोई कमेंट कर रहा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ऐसी कोई बुरी नहीं थी, लोगों ने यूं ही गिरा दी। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 10 साल में इस देश का कम्युनल फ्लेवर बदल दिया था। आप यकीन करें, कांग्रेस ने पिछले 80 में से 60 साल में इस देश को उस लाइन पर चलाया है कि एक बार ये देश फिर से बंटवारे के कगार पे आके खड़ा हो गया है। और आपकी तमाम पोजीशंस, आपकी तमाम हैसियत, आपकी तमाम हासिलात, आपकी तमाम वित्तीय स्थिति किस काम आएगी अगर ये देश ही, आप सोचिए कि सर गंगा राम ने लाहौर बनाया और आज उसके बाद उस लाहौर में सर गंगा राम का कोई नाम लेवा नहीं रह गया। तो करिए, अपने हिसाब से करिए और ये अंधभक्ति वाली बात मत करिए। हर आदमी का अपना थॉट होता है और हर आदमी अपनी तरह से रिएक्ट करने के लिए स्वतंत्र है। आपसे कौन कह रहा है आप कोई अंधभक्त बने? बिल्कुल मत बनिए। जैसा भाऊ कहते हैं, नोटा नहीं राहुल गांधी को वोट डालिए, लेकिन एक दूसरे पे इल्जामात लगाना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बहुत शोभा नहीं देता है। आप लोग अपने हिसाब से चलें। और भाव ने, जैसा मैंने कहा, आंखों देखी, मैंने इस कार्यक्रम का नाम रखा ही इसलिए क्योंकि भाव ने पिछले 50-55 साल का इतिहास अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। इसलिए उनके, और मैं फिर कहता हूं कि कोई आदमी कितना ब्रिलियंट, कितना जीनियस क्यों ना हो, एक्सपीरियंस का जो होता है उसका कोई विकल्प नहीं है। एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत जबरदस्त बात होती है। भाव, आप यहाँ पे आते हैं, हर हफ्ते आते हैं और अपने हिसाब से हम सबको गाइड करते हैं, बताते हैं। आई कैन नॉट बी थैंकफुल इनफ। मैं हम बता नहीं सकता कि मैं आपका कितना ज्यादा कृतज्ञ हूँ। थैंक यू भाव।